तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब तक हमने जो लेक्चर्स देखे हैं इससे प्रीवियस, उसमें हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशंस कर रहे थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशंस हमने पॉइंट चार्ज के लिए, वायर के लिए, डिस्क के लिए, इनके लिए किया है। कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर गॉस तक पढ़ेंगे। वहाँ पे स्फीयर, सिलेंडर, इस तरीके के जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं उनको कैलकुलेट करेंगे। तो अभी बीच में यहाँ पर मैं ये टॉपिक ले रहा हूँ, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। होती क्या है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स? तो उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख रखी है, दिस आर द इमेजिनरी लाइन्स। तो इमेजिनरी लाइन्स होती हैं, पहली चीज़ तो ये क्लियर आप कर लें कि इमेजिनरी है। इस तरीके की चीज़ें रियल में दिखाई नहीं देंगी, रियल में एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो दिस आर द इमेजिनरी लाइन्स। तो इमेजिनरी लाइन्स है तो क्या फ़ायदा है इसका, क्यों ड्रॉ कर रहे हैं इसको? तो इट इज़ ड्रॉन टू विजुअलाइज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन। तो किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका नेचर किस तरीके का है, वो कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसा है का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, बढ़ रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है, कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है। तो कुछ इन सब बातों के बारे में हमको कुछ आइडिया मिल जाता है। तो ड्रॉन टू विजुअलाइज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन और सच दैट द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन दिस लाइन्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये लाइन्स कुछ इस तरीके की होती हैं, अगर आप किसी एक पॉइंट पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता देगी। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर लाइन्स हैं वो ये कि इमेजनरी लाइन्स है एक, तो यहाँ पर ये यूज़ इसका मेन क्या है यहाँ पे कि आप विजुलाइज कर पाते हो। आपके सामने अगर वो डायग्राम बना दिया जाए लाइन्स का, तो आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मिल जाती है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा पहचान पाते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है। और उसके बाद में अगर आप किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हो, अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो टेंजेंट आपको यहाँ पे डायरेक्शन दे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो टेंजेंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको इस तरह से ड्रॉ करके दे दी गई हैं, तो आपको हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ड्रॉ करके मिलेंगी हमेशा, या फिर ऑप्शन से पूछी जाएंगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके की होनी चाहिए। आपको कभी भी खुद से ड्रॉ नहीं करना है, खुद से आप नहीं ड्रॉ कर सकते। ये सब कंप्यूटर फिर भी ड्रॉ कर सकता है हमारे लिए, लेकिन एक ह्यूमन की पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे अच्छे तरीके से ड्रॉ करके दिखाए। तो सपोज़ यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बस आप ये समझो कि ये बना बनाया हमको मिल गया। इस डायग्राम को देख करके आप यहाँ पर अभी जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे कि अगर आप जैसे इसमें एरो बने होते हैं, एरो बताता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपको किधर की तरफ लेना है। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट का डायरेक्शन आप उधर की तरफ भी ले सकते हो, इधर की तरफ भी ले सकते हो। तो अगर इस पर एरो बना होता है तो आप बोलोगे कि टेंजेंट का जो डायरेक्शन है वो ऐसे लिया जाएगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे लिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फिर कुछ इस तरीके का होगा। अगर इस पे अगर कोई पॉइंट यहाँ लिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, ना कि मैग्नीट्यूड कितना है वो बताएगा। मैग्नीट्यूड नहीं बता पाएगा कि यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं बताएगा, बस एक डायरेक्शन का हमको आइडिया लग जाएगा। तो ये डायग्राम अगर मेरे सामने बना होगा तो इस डायग्राम को देख करके बोल सकते हैं कि अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे तो कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके के डायरेक्शन में हो गया यहाँ पे। तो हल्का सा हमको अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे किस तरीके का। 11th के टॉपिक्स में जो फ्लूइड मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में एक टॉपिक आता है स्ट्रीम लाइन्स। स्ट्रीम लाइन्स में भी हमने इस तरीके के डायग्राम्स बनाए होंगे और वहाँ पे ये जो स्ट्रीम लाइन्स बनती हैं वैसा ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप दोनों को रिलेट कर सकते हो। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है उसको आप रिलेट कर सकते हो विद स्ट्रीम लाइन्स। स्ट्रीम लाइन्स क्या बताता है कि जो फ्लूइड का फ्लो है वो किस तरीके से हो रहा है। और स्ट्रीम लाइन्स पे भी क्या होता है कि अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फ्लूइड पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन हमको मिल जाता है। तो वहाँ पे हमें वेलोसिटी का डायरेक्शन मिलता है और यहाँ पर हमें मिल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरीके से लाइन्स दी गई हैं तो हम डायरेक्शन बता सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स से पता कर सकते हैं। तो एक एक करके मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिखता जाता हूँ, उन प्रॉपर्टीज़ को हम डिटेल में फिर डिस्कस भी करते जाएंगे। तो हमें क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड से मिल सकता है, क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की, उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ, इन शॉर्ट में यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ ELF, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। अच्छा, इसमें फोर्सेस क्यों बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस? तो जैसे मान लीजिए अगर कोई चार्ज यहाँ पर है तो उस पर फोर्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा या अपोजिट लगेगा, जैसा भी उसका चार्ज है। तो जो भी उस पर फोर्स लगेगा वो टेंजेंट ड्रॉ करके बताया जा सकता है कि उस पर फोर्स किधर लगेगा।
यहाँ पर भी अगर कोई चार्ज पार्टिकल होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो जस्ट इस डायरेक्शन फोर्स लग जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो इसके अपोजिट फोर्स लग जाएगा, लेकिन लगेगा टेंजेंट के डायरेक्शन में ही। तो एक तरीके से हमें फोर्स के बारे में भी आइडिया देता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस भी इसको बोला जाता है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पर लिखते जाता हूँ। तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नंबर 1। तो वैसे तो आप देखोगे तो कुछ प्रॉपर्टीज़ इस डेफिनेशन में ऑलरेडी आ चुकी हैं। एक प्रॉपर्टी तो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज करने के काम में आता है। दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है कि अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो फिर वो टेंजेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्रोवाइड कर देगा। तो अब जो मैं यहाँ पर लिखूँगा वो इनसे अलग लिखूँगा, अब इनको मैं यहाँ पर आगे रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 2 ELFs cannot intersect with each other। तो दो डिफरेंट जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। जैसे जो मैंने डायग्राम यहाँ पर भी बनाया है उससे मैंने अलग अलग दिखा रखा है इन सभी लाइंस को। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई डायग्राम अगर ऐसा मेरे को मिल जाए कि ये दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, कुछ इस तरीके का इनका डायरेक्शन है, तो ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते। अगर हम ये लॉजिक देना चाहें कि ऐसा क्यों पॉसिबल, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो अगर मान लीजिए मैं इस पॉइंट को लेता हूँ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर मैं इसको फॉलो करता हूँ, इस लाइन को फॉलो करता हूँ, तो ये कहेगा कि डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए। अगर मैं इस लाइन को फॉलो करता हूँ तो अकॉर्डिंग टू दिस डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए। तो एक ही पॉइंट पे जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन तो वही रहेगा, एक ही रहेगा डायरेक्शन, एक यूनिक डायरेक्शन होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही वेक्टर के एक पॉइंट पे 2-3 डायरेक्शन है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पे आप ध्यान रखो कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करते हैं तो उसका सीधा सा मतलब होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको कहने लगेगा कि एक चार्ज यहाँ पर हो, एक चार्ज वहाँ पर हो। जब भी हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया जाएगा वो हमेशा ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम दिखाते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी एक ही डायरेक्शन हो सकती है। तो लॉजिक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन हैव वन डायरेक्शन ओनली, सिर्फ एक डायरेक्शन हो सकता है यहाँ पे। तो अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं, अब दूसरा लॉजिक इस तरह से लिख सकते हैं कि इफ़ लाइंस इंटरसेक्ट को जस्ट मैं यहाँ पर इस तरीके के सिंबल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इफ़ लाइंस इंटरसेक्ट देन देयर विल बी 2 डायरेक्शंस, 2 डायरेक्शंस वहाँ पर हो जाएंगी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। एक ही पॉइंट पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस, तो ऑब्वियस है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, डेंसिटी ऑफ दिस लाइंस। डेंसिटी को आप यही बोल सकते हो कि नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, या फिर डेंसिटी ऑफ दिस लाइंस गिव्स द आइडिया अबाउट स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड कह लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन। तो किसी रीजन में अगर हम यहाँ पर डेंसिटी को देख लें कि जो लाइन्स है, लाइन्स की डेंसिटी किस तरीके की है, तो उससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम कुछ इस तरीके का बनाऊँ इसको समझने के लिए, इन डायग्राम्स की चिंता आपको नहीं करनी है कि डायग्राम्स हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ये सब बने बनाए मिलेंगे हमें, ठीक है। या फिर हमसे पूछा जाएगा कि डायग्राम से आपको क्या समझ में आया। तो डायग्राम सपोज़ हमें यहाँ पर बना बनाया यहाँ पर दे दिया गया है, और इस डायग्राम को देख करके अब मैं कुछ चीज़ें बता सकता हूँ कि ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि लाइंस जो है थोड़ी नज़दीक है, ठीक है। डेंसिटी को आप ऐसे बोल सकते हो कि लाइंस का क्लोज होना। लाइंस आपको यहाँ थोड़ी दूर दूर दिखाई दे रही हैं, तो लाइंस अगर आपको यहाँ पे दूर दूर दिखाई दे रही है, उनके बीच में गैप ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे डेंसिटी कम है और यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है। अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ और अगर एक पॉइंट यहाँ कहीं पे लेता हूँ, तो अगर मैं इस पॉइंट को ए बोलता हूँ, इस पॉइंट को बी, तो आप ये बोल सकते हो कि ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा मैग्नीट्यूड वाइज बी के कंपैरिजन में, क्योंकि ए के आसपास जो लाइंस की डेंसिटी है वो डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द पॉइंट बी। अब कुछ लोग इसमें ये सोचते हैं कि मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बनाई है, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ऐसा थोड़ी कि आप हर जगह बनाते चलोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ जगह पे बना बना के दिखा दी जाती हैं जिससे एक ओवरऑल आइडिया सा हमको मिल जाए। अब ये सपोज करो कि अगर आप हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दो, उसमें गैप रखो ही नहीं, तो ये तो ऐसा बन जाएगा, इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे कुछ पता चलेगा ही नहीं। ये तो बिल्कुल एक इस तरीके का कंटिन्यूअस, ये एक के बाद एक लाइन आप बनाते जा रहे हो, तो पूरा एरिया ही आपने एक तरीके से काला कर दिया, पूरा एरिया आपने यहाँ पे शेडेड कर दिया, तो ये आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप ड्रॉ कुछ इस तरीके से करते हो कि उसमें कुछ ठीक ठाक सा स्पेसिंग भी आ जाए और कुछ अच्छी 3-4 लाइनें भी इस तरीके से आ जाए, कुछ लाइन्स इस तरीके से आ जाए, उन लाइन को देख के आपको आइडिया लग जाए। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही लाइन ड्रॉ कर दूँ तब भी हमें कुछ पता नहीं चल पाएगा ढंग से। तो लाइंस का नंबर कुछ प्रॉपर होना चाहिए, और वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाए यहाँ पे, फिर उसमें जगह ही नहीं बचे, उससे हमें कुछ आइडिया ही नहीं लगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो लाइंस को थोड़ा प्रॉपर वे में बनाया जाता है, प्रॉपर वे में बनाया जाएगा तो हमें एक आइडिया मिलेगा यहाँ पर। सपोज अब मैं जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर कुछ एरिया टाइप का यहाँ पर एक लूँ, यहाँ पर जस्ट एक रैंडमली बस मैं ऐसे बना रहा हूँ यहाँ पर इसको, क्योंकि हमारा डायग्राम खुद ही रैंडम है यहाँ पर ये, और यही एरिया मान लीजिए मैं यहाँ कहीं पर ले लूँ, तो आप देख सकते हो कि इस एरिया से नंबर ऑफ़ लाइंस ज़्यादा क्रॉस कर रही हैं, इस एरिया से नंबर ऑफ़ लाइंस कम क्रॉस कर रही हैं यहाँ पे। तो अगर आपको डायग्राम में 2 एरिया इस तरीके से बना के दिखाए जाएं और एक से आपको दिखे कि लाइंस कम पास हो रही हैं, एक से ज़्यादा लाइन पास हो रही है, तो आप बोलोगे कि इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, और ये वाला जो रीजन होगा इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कम होगा। तो ये मीनिंग हुआ यहाँ पर डेंसिटी का। तो डेंसिटी का मतलब लाइंस का पास होना या फिर लाइंस का दूर होना, या फिर अगर आप एरिया ड्रॉ कर लेते हो तो एरिया से कितनी लाइंस उसको क्रॉस करके जा रही हैं, उसको बिल्कुल छेद करके जा रही हैं लाइंस, उन लाइंस को आप देखोगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नंबर 3, जो ये लाइंस होती हैं, दिस लाइंस ओरिजिनेट का मतलब होता है निकलना, तो दिस लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जस्ट ये बस लाइंस ड्रॉ करने के लिए कन्वेंशन बना लिए गए हैं कि हाँ ये लाइंस वहाँ से हम निकलते हुए दिखाएंगे, क्योंकि रियल में तो एग्जिस्टेंस है ही नहीं। इस चीज़ को आप हमेशा माइंड में रखो कि इनका रियल लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये चीज़ों को बेटर वे में समझने में बस हमें हेल्प करते हैं। तो दिस लाइंस ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज या फिर इन्फिनिटी। तो या तो इन्फिनिटी से ऑरिजिनेट होंगे अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं हुआ तब, अदरवाइज पॉजिटिव चार्ज से यहाँ पे ऑरिजिनेट होंगे, एंड टर्मिनेट यानी समाप्त होंगे, एंड होंगे। कहाँ पर ही एंड होंगे, कहाँ पर टर्मिनेट होंगे, तो टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज नहीं मिला तब इन्फिनिटी पे। तो ऑरिजिनेट होते हैं पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होते हैं नेगेटिव चार्ज पे। अभी हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके भी दिखाएंगे इस तरीके के, जहाँ पे ये पॉइंट्स और क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद में मैं अगला पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ लाइंस ऑरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग। तो किसी चार्ज से कितनी लाइंस ऑरिजिनेट होंगी या कितनी लाइंस उस पर जाके टर्मिनेट होंगी, ये एक तरीके से किस तरीके का होता है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ लाइंस ऑरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो चार्ज जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही ज़्यादा लाइंस हम उसे ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होते हुए दिखाएंगे। अगेन वही बात आ रही है कि किसी चार्ज के लिए मैं ऐसा नहीं बोल सकता है कि इससे सिर्फ 10 ही लाइन ऑरिजिनेट होंगे, इससे 12 लाइन नहीं होंगे, इससे 13 लाइन नहीं होंगे। नंबर ऑफ़ लाइंस जस्ट एक यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी के फॉर्म में हम यहाँ पर देख के चलेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक ही डायग्राम है और उस डायग्राम में आपके पास में +q चार्ज भी है और +2q चार्ज भी है। तो अगर उस डायग्राम में ये जो +q चार्ज है, लेट्स से अगर ये 10 लाइंस ऑरिजिनेट करता है तो +2q को कितना दिखाना पड़ेगा, +2q को हमें 20 दिखाना पड़ेगा। अगर हमने इससे 5 लाइंस अज्यूम कर रखी हैं, 5 लाइंस दिखा रखी है अगर +q से, तो +2q से आपको कितना दिखाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 10 दिखाना पड़ेगा। तो डायग्राम के अंदर इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप इससे 5 दिखा रहे हो तो इससे 10 दिखा दो, इससे 10 दिखा रहे हो तो इससे 20 दिखा दो, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि ये 10 ही करेगा या ये फिक्स नहीं है कि ये 5 ही करेगा। तो नंबर ऑफ़ लाइंस का मतलब नहीं है यहाँ पर, ये जो इनके बीच में इस तरीके का रेशो आ रहा है उस रेशो से हमें मतलब है। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि
एक चार्ज है जो कि 10 लाइन ऑरिजिनेट करता है, और उसी डायग्राम के अंदर एक दूसरा चार्ज है जो कि 20 लाइन्स ऑरिजिनेट करता है। तो उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड में रिलेशन कैसा होगा, तो आप बोल दोगे कि अच्छा बस इसका आप रेशो देख लो, इसका रेशो कैसा आ रहा है, वैसा ही रेशो यहाँ पर चार्जेस का भी होगा। लेकिन चार्ज की वैल्यू क्या होगी ये नहीं बता सकते, ये चार्ज कितने कूलम का होगा वो नहीं बताया जा सकता है। बस इनके बीच में हम रेशो बता सकते हैं कि अगर ये 10 और 20 जैसा अगर लाइन्स है तो फिर यहाँ पे चार्ज का रेशो भी फिर ये 1:2 टाइप का होगा। आप इसको मैथमेटिकली भी इस तरीके से लिख सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 2, ये हो जाएगा n1/n2। n1 n2 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसमें, तो n1 n2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कितनी लाइन्स या तो ऑरिजिनेट हो रही हैं या फिर कितनी लाइन्स यहाँ पे टर्मिनेट हो रही हैं इसके अंदर। मैंने मोड लगा दिया जिससे वो माइनस का चक्कर यहाँ पे ना रहे। तो हमें बस मैग्नीट्यूड के रेशो के बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाएगी अगर मेरे को ये नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ पर पता है। तो n1 n2 जो ये दोनों क्वांटिटीज़ हैं, ये दोनों क्वांटिटीज़ या तो नंबर ऑफ लाइन्स टर्मिनेटिंग होगा या फिर ये नंबर ऑफ लाइन्स ऑरिजिनेटिंग होगा। जो भी है यहाँ पे बस आप उसका रेशो ले लो, वो जो रेशो यहाँ पर आएगा वही रेशो यहाँ पर इन चार्जेस का भी यहाँ पर इसमें होगा। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे आगे लिख रहा हूँ इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैनॉट फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। और क्यों नहीं कर सकते, सिंस दिस इज कंजर्वेटिव। क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, हम जो भी अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल फोर्सेस हैं तो वो सभी के सभी कंजर्वेटिव नेचर में आते हैं। और कंजर्वेटिव नेचर अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको कभी लाइन इस तरीके की मिल जाए कि लाइंस बिल्कुल क्लोज हो जा रही हैं, यानी एक तरीके से मानो कि अगर ये पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट हुए तो यहीं पे आके फिनिश हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके का होता है तो उस केस में इस तरीके के लाइंस जो हैं पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। और क्यों पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव है। तो इसको एक बार थोड़ा सा और डिटेल में मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि कंजर्वेटिव होने का यहाँ पर क्या मतलब निकल रहा है और ये क्लोज लूप क्यों नहीं बना पा रहे हैं। तो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना लगता है, F=QE। अगर मेरे को किसी फोर्स का वर्क डन यहाँ पे चाहिए तो फोर्स का वर्क डन कैसे निकालते हैं, तो मैं F डॉट जो DR DS वगैरह करते थे मैं DL से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में DL से ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो F डॉट DL ये हो जाएगा वर्क डन। अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट DL। तो F की जगह पर अगर आप यहाँ पे QE रख लो तो QE डॉट DL हो गया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा वर्क डन। अगर मैं क्लोज्ड लूप की बात करूँ, क्लोज्ड पाथ की बात करूँ, तो उसके लिए यहाँ पे एक सर्किल यूज़ कर लिया जाता है। तो ये जो सिंबल यहाँ पर आ रहा है फॉर क्लोज्ड पाथ आ रहा है कि हम चार्ज को किस पाथ पे लेके चल रहे हैं। क्लोज्ड पाथ पे हमने यहाँ कहीं से स्टार्ट किया, घूम फिर के हम वापस यहीं पहुँच गए, तो हम चार्ज को एक क्लोज्ड पाथ में घुमा रहे हैं। तो ये जो वर्क डन आना चाहिए वो 0 आना ही चाहिए यहाँ पे, क्योंकि कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का जो वर्क डन होता है क्लोज्ड पाथ के लिए वो 0 होता है, तो वो 0 होना चाहिए। आप इस क्यू को भी यहाँ पे कॉमन लेके बाहर से हटा सकते हो। तो अल्टीमेटली ये फॉर्मेट ये बन जाएगा कि E डॉट DL यहाँ पर ये 0 होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। E डॉट DL इसका इंटीग्रेशन सर्किल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोज्ड पाथ के लिए 0 होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि अगर इस तरीके की लाइन एग्जिस्ट अगर करती हो, अगर इस तरीके की लाइन एग्जिस्ट करती हो तो हम ये प्रूफ कर देंगे कि क्यों नहीं करनी चाहिए। तो मान लीजिए कि आप एक चार्ज को लेके इस पर घूम रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरीके के डायरेक्शन में है, तो आप इस लूप के ऊपर इस चार्ज को चलाते जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आप चार्ज को चला रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो जो आपका DL का डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो यहाँ से यहाँ भी E डॉट DL यानी कि E डॉट DL पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर इसमें, या जो वर्क डन है वो कह लीजिए पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्योंकि आप हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चल रहे हैं और आपके छोटे छोटे जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो डिस्प्लेसमेंट हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही आते जाएंगे, तो हर एक छोटे छोटे पार्ट के लिए आपका वर्क डन हमेशा पॉजिटिव 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 होता जाएगा। तो ओवरऑल हमेशा हर जगह अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ओवरऑल भी पॉजिटिव आएगा। वो तो नेगेटिव तब होता है जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भी चलते और इधर उधर भी चलते, तब जाके वो नेगेटिव आता है, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर वो 0 होने के चांसेस होते। लेकिन अगर आप इसी पाथ को पूरा फॉलो कर लो तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन पॉजिटिव आता जा रहा है, तो ओवरऑल भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव वर्क डन आ गया यहाँ पर। तो अगर पॉजिटिव वर्क डन आ गया तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब
कि वर्क डन पॉजिटिव आ जाए यहाँ पे एक क्लोज लूप के अंदर अंदर, तो इस तरीके की लाइन फिर पॉसिबल हम बोलेंगे कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस पर चलने से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन आ रहा है वो पॉजिटिव आ जा रहा है, लेकिन वो तो जीरो आना चाहिए था, जो कि जीरो नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि इस तरीके की लाइंस जो है एग्जिस्ट नहीं करेंगी, जो क्या बनाए यहाँ पर एक क्लोज लूप। बाद में आगे चल के हम मैग्नेटिज्म जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव के केसेस भी आते हैं कि कई बार कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होता है, लेकिन अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हैं तो चार्जेस का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा कंजर्वेटिव होगा और हमेशा ये चीज़ अप्लीकेबल होगी। तो वो चीज़ आगे आएगी, वहाँ पर उसको हम देख लेंगे। तो अभी आप याद रखो कि ये जो जीरो होना चाहिए और क्लोज लूप नहीं बनना चाहिए, देयर शुड बी नो क्लोज लूप, देयर शुड बी नो क्लोज लूप फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर वो कंजर्वेटिव है। और अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंजर्वेटिव होगा, मैग्नेटिज्म में एक स्पेशल केस आएगा, वहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव होगा, तो वो फ्यूचर की बात है। इसके बाद मैं इस डायग्राम में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ केसेस के लिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अब तक हमने यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स देख लिए और अब यहाँ पर डायग्राम्स को देख के थोड़ा और समझते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को। जैसे यहाँ पर जो पहला एग्जाम्पल इसमें यहाँ पर है, एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पर, और आप इसमें यहाँ पर ये अलग से मेंशन कर सकते हो कि दिस इज़ आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। आइसोलेटेड का मतलब कोई और है नहीं यहाँ पर, इसमें सिर्फ यही है। तो इसके लिए हमने पहले भी देखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड्स हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन रेडियली आउटवर्ड्स हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स हो जाएगा। तो इन्हीं लाइंस को बस ज्वाइन कर दिया गया इस तरीके से। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके लिए बनेंगी वो क्या होंगी, रेडियली आउटवर्ड्स होंगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही होंगी। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कुछ डाइवर्ज होकर के इसमें निकल रहा है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हमें जैसे हमारे सामने डायग्राम आता है तो एक फील हमें आ जाती है कि कुछ यहाँ से निकल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ निकल रहा है और वो निकलते हुए जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे बना रहा है यहाँ पे, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे डायरेक्शन हो जाएगा। उसका अपोजिट केस यहाँ पे हो जाएगा कि अगर नेगेटिव चार्ज है तब, तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये जो लाइंस हैं जो इसमें आउटवर्ड डायरेक्शन में थी, इसमें क्या हो जाएंगी, फिर वो इनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएंगी। यहाँ पे लाइन से जैसे ऑरिजिनेट होते हुए दिख रही हैं, पॉजिटिव चार्ज ऑरिजिनेट होते हुए दिख रही हैं, टर्मिनेट होते हुए नहीं दिख रही, क्योंकि हमारे पास में सिर्फ यही चार्ज है। तो अगर नेगेटिव चार्ज अवेलेबल नहीं है तो लाइंस कहाँ पे जाके टर्मिनेट होंगी, इन्फिनिटी पे। तो ये जो लाइंस हैं वो इन्फिनिटी तक जा रही हैं, अप टू इन्फिनिटी, ये टर्मिनेट हो रही है इन्फिनिटी पे। ये लाइंस यहाँ पे टर्मिनेट होते हुए दिख रही हैं लेकिन ऑरिजिनेट होते हुए नहीं दिख रही हैं। जिसका मतलब ये आ कहाँ से रही होंगी, क्योंकि ये भी आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड नेगेटिव पॉइंट चार्ज है यहाँ पर ये। तो कहाँ से आ रही है, फ्रॉम इन्फिनिटी। तो ये लाइन्स इन्फिनिटी से आ रही है और इस पर टर्मिनेट हो रही है, इन्फिनिटी से आ रही है और इस पर टर्मिनेट हो रही है। एक बात और आप देख सकते हो कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस के साथ साथ घटता है, k3r² फॉर्मूला आता है। तो अगर डिस्टेंस के साथ में वो घटता है तो वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आप देखोगे कि यहाँ पे जो लाइंस हैं उनके बीच में गैप कम है यहाँ पर, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे लाइंस का गैप ऑटोमेटिकली आप देखोगे यहाँ बढ़ता जा रहा है, लाइंस का गैप यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो लाइंस का गैप क्योंकि यहाँ बढ़ता जा रहा है तो आप बोलोगे कि लाइंस की डेंसिटी यहाँ पे कम हो गई है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे लाइंस की डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है यहाँ पे। अब कई स्टूडेंट्स जो हैं वो नंबर ऑफ़ लाइन से बड़े परेशान रहते हैं कि नंबर ऑफ़ लाइन हम कितनी ड्रॉ करें। तो कोई चाहे तो इसका जो डायग्राम है, जैसे यहाँ पे तो अपने बहुत सारी लाइनें ड्रॉ कर रखी हैं, 3, 2, 5 और यहाँ पे नीचे 5 और फिर ये 2, 12 लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं। कोई चाहे तो अगर इतना बना दे, लेकिन डायग्राम ऐसा बनना चाहिए जो हर जगह सिमेट्री यहाँ पर दिखाए। जैसे मान लीजिए किसने ये डायग्राम बना दिया इतना, ठीक है, ये भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन तो दे ही रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो है रेडियली आउटवर्ड्स है, यहाँ पे लाइंस के बीच में गैप कम है, धीरे धीरे लाइंस के बीच का गैप जो है वो बढ़ता जाएगा, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कुछ लाइनें चाहें तो हम और ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि डायग्राम इतना गंदा हुआ नहीं है। जितनी लाइन्स आप ज़्यादा बनाते जाओगे डायग्राम जो है उतना गंदा होता चला जाएगा, उतना डर्टी होता चला जाएगा, और फिर वो लाइन्स बहुत ज़्यादा आपस में टच करने लग जाएंगी। लेकिन जैसे मान लीजिए कि किसने सिर्फ ये लाइन बना दी और ये लाइन नहीं बनाई, तो डायग्राम जो है थोड़ा इनकम्प्लीट सा लगेगा, वो ऐसा लगेगा कि हाँ यहाँ तो कुछ है लेकिन यहाँ पर कुछ है नहीं। तो यहाँ पर भी अगर हम बना दें तो डायग्राम में थोड़ी कंप्लीटनेस आ जाएगी, थोड़ी सिमेट्री आ जाएगी डायग्राम के अंदर। तो डायग्राम हमें थोड़ा ऐसा बनाना चाहिए जो हर तरीके से कंप्लीट टाइप का हो, न कि यहाँ पे हमने एक डायगोनल तो बना दिया और एक डायगोनल के साइड में बनाया नहीं, तो दैट विल बी इनकम्प्लीट डायग्राम। तो यहाँ मैंने कम लाइन्स बनाई है लेकिन इन्फॉर्मेशन सारी इन कम लाइन से ही मिल रही है। यहाँ पर ज़्यादा लाइंस बनाई गई हैं तो यहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन वही मिल रही है। तो नंबर ऑफ़ लाइन का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ़ लाइंस बस इतनी आप ड्रॉ कर लो जो कि सिमेट्री मेंटेन कर ले और हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए, वो इन्फॉर्मेशन मिस ना हो यहाँ पर। तो ये दोनों
आइसोलेटेड चार्जेस हैं, एक आइसोलेटेड प्लस चार्ज, एक आइसोलेटेड माइनस चार्ज। इसके बाद में अगर आप मान लीजिए कि प्लस और माइनस अगर दोनों चार्जेस को एक साथ यहाँ रख देते हैं, जैसे मान लीजिए प्लस क्यू भी है माइनस क्यू भी है, ध्यान रखिए जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताती हैं। तो अगर आप इसको रख रहे थे तो सिर्फ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अकेले का था, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अकेले का था, लेकिन अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का होगा। थोड़ा सा हम आइडिया लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इनका डायरेक्शन कैसा होगा। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट मैंने बिल्कुल थोड़ा सा इसके नज़दीक टाइप का ले लिया, तो इस प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा आएगा, दिस इज़ ई प्लस। माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा आएगा, दिस इज़ ई माइनस। ऑब्वियस है क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इसके नज़दीक है और दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, मैंने प्लस के माइनस के इक्वल मैग्नीट्यूड वाले चार्जेस रखे हैं, तो जो रिजल्टेंट होगा वो ई प्लस के ज़्यादा नज़दीक होगा, कुछ ऐसे। अगर मैं वही पॉइंट इसके थोड़ा नज़दीक ले लूँ तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रिएट करेगा और ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रिएट करेगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा फिर वो इसके ज़्यादा क्लोज होगा, क्योंकि यहाँ पर अब ये इसका वेक्टर ज़्यादा मजबूत होगा, यहाँ पे जो ई माइनस है वो ज़्यादा होगा यहाँ पे। इन बिटवीन अगर कहीं पर आप रखो, तो पहले भी हमने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रखे हैं कि इसका अगर ऐसे आ रहा है, इसका अगर ऐसे आ रहा है, तो अगर वर्टिकल वाले कैंसिल हो गए तो हॉरिजॉन्टल बचेगा। तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्टिंग में यहाँ पर कुछ ऐसे होनी चाहिए जिससे टेंजेंट ऐसा आ जाए, फिर बाद में वो थोड़ा सा ऐसे हो जाना चाहिए, फिर बाद में वो थोड़ा सा ऐसे टर्न ले लेना चाहिए। अगर इन सारी बातों को ध्यान में रख कर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम बनाया जाए इसके लिए, तो मैं उस डायग्राम को भी यहाँ पर डायरेक्टली दिखा रहा हूँ कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, यहाँ पे दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं, इसको ध्यान में रखिए आप कि दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं, तो उस केस में यहाँ पे फील्ड लाइंस का डायग्राम ये होगा और कुछ वैसे ही होगा जैसा हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन किया इसका। तो ये जो लाइंस हैं ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है और यहाँ पर ये लाइंस टर्मिनेट हो रही है। कुछ यहाँ पे पॉइंट्स भी लिखे गए। पॉइंट्स क्या लिखे गए, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग द पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स द नंबर टर्मिनेटिंग एट द नेगेटिव चार्ज। जितनी लाइन आप यहाँ से लीव करते हुए दिखा रहे हो उतनी ही लाइन यहाँ पे टर्मिनेट होते हुए भी दिखाओगे। और ऐसा क्यों है, तो हमने प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस कर रखा है कि अगर मैग्नीट्यूड दोनों के जो भी यहाँ पे लाइंस हम दिखाते हैं वो मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अगर आप इससे 10 लाइनें दिखाते हो तो इससे भी 10 लाइनें आपको दिखानी पड़ेंगी। वो 10 लाइनें इससे ऑरिजिनेट हो रही होंगी और वो 10 लाइनें यहाँ पे टर्मिनेट हो रही होंगी। तो इसके सारी की सारी लाइंस जो भी यहाँ से निकल रही हैं वो इस पर जाकर टर्मिनेट हो रही हैं कुछ इस तरीके से। आप डायग्राम को देख सकते हो, इसमें यहाँ पे इस लाइन को तो कंप्लीट होता हुआ दिखाया गया, लेकिन इस लाइन को कंप्लीट होता हुआ नहीं दिखाया गया। यहाँ से यहाँ तक दिखाया गया और उसके बाद में फिर यहाँ से यहाँ ऐसे दिखाया गया। इस लाइन को ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये लाइन सब थोड़ी अब दूर दूर होती जाएंगी, तो ये घूम करके कहीं ना कहीं आगे से आ रही होगी, ऐसे कहीं ना कहीं से ऐसा घूम करके ये लाइन आई होगी। ये लाइन भी आगे से कहीं ना कहीं से घूम करके आई होगी यहाँ पे, तो बस वो कंप्लीट करके हमने दिखाया नहीं यहाँ पर इसको। ये जो लाइन है ये इन्फिनिटी तक गई होगी, उसके बाद में ऐसे घूम करके आई होगी। तो जितना आप ऐसे नीचे की तरफ आओगे उतना ज़्यादा वहाँ पर वो घूम घूम करके आ रहे होंगे। दो पॉजिटिव चार्जेस अगर हैं तो उसके लिए लाइंस जो है वो कुछ इस तरीके की यहाँ पर बनेंगी। इसमें ऐसा लग रहा है कि लाइंस में रिपल्सन हो रहा है। ये लाइन जो है अगर मान लीजिए अकेला चार्ज होता तो ये एक रेडियल टाइप की लाइन होनी चाहिए थी जैसा यहाँ पर है। अगर अकेला चार्ज होता तो इसकी जो रेडियल लाइंस यहाँ से निकल रही थी एक तरीके से, इसके होने की वजह से वो डिस्टर्ब हो गई। आप ऐसा ही बोल सकते हो कि वो ऐसे सीधे नहीं जा पाई बल्कि रिपेल होकर थोड़ा सा इस साइड में हो गई है। यहाँ पर इसके जो सीधी लाइंस निकल रही थी रेडियल, वो इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, ऐसा आप बोल सकते हो। इस तरीके का लग रहा है देखने पे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी डेंसिटी आपको कम मिलेगी क्योंकि अगर ये प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ प्लस क्यू चार्ज है तो उस केस में होता ये है कि जो मिड पॉइंट होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। तो जिस रीजन के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी को थोड़ा कम करके इन्होंने दिखा रखा है। तो सी पॉइंट ऐसा है यहाँ पर जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से जीरो है। अगर आप ए और बी को यहाँ कंपेयर करो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा गैप कम दिखाया गया है और बी पे थोड़ा गैप आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है क्योंकि गैप कम है यहाँ पे लाइंस के बीच में, लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है, लाइंस की डेंसिटी यहाँ पे थोड़ी कम है। तो यहाँ पर अगर ए और बी के लिए ये करना हो तो ई ए इज़ ग्रेटर देन ई बी बोल सकते हैं, और जो ई सी है वो यहाँ पर एक तरीके से जीरो, ई सी इज़ जीरो हियर। अब एक लास्ट डायग्राम यहाँ पर इसमें बनाया गया जो कि थोड़ा नॉन सिमेट्रिकल है। एक प्लस टू क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है। तो प्लस टू क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ से अगर 10 लाइनें निकलती हैं तो यहाँ पर आप सिर्फ 5 लाइनें टर्मिनेट होते हुए दिखा सकते हो। अगर 10 लाइन यहाँ से निकले तो 5 लाइन यहाँ टर्मिनेट होंगी और 5 लाइन फिर कहाँ जाके टर्मिनेट होंगे, तो इन्फिनिटी पे। आपको इन्फिनिटी पे उसको टर्मिनेट होता हुआ छोड़ना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि 2 फील्ड लाइन्स लीव प्लस टू क्यू फॉर एवरी वन दैट टर्मिनेट्स ऑन माइनस क्यू। तो जो 2 लाइन्स यहाँ से निकलती हैं उनमें से एक लाइन यहाँ टर्मिनेट होगी और एक लाइन कहीं इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट होगी।
और लाइंस का पैटर्न अगर आप देखो यहाँ पे, तो जैसे यहाँ से अब आप देख सकते हो कि ये वाला जो सिस्टम था जिसमें प्लस और माइनस चार्जेस थे, उसमें बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर ही मुड़ गया। ये जो पॉइंट आ रहा है इस तरीके का मुड़ने वाला, वो बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है, क्योंकि दोनों बराबरी के हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है चक्कर की, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, तो ऐसा जो मुड़ने वाला सिस्टम है वो पॉइंट थोड़ा आगे खिसक गया इसके अंदर। और आगे खिसक गया यहाँ पर इसमें, ऐसा इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा मजबूत है, और जो इससे रेडियल लाइंस निकलेंगी वो थोड़ा ज़्यादा दूर तक अपने आप को रेडियल रख पाएंगी। यहाँ पर क्या था, जो प्लस इससे जो रेडियल लाइंस निकल रही थी वो उतनी दूर तक अपने आप को रेडियल नहीं रख पा रही थी जितनी दूर तक ये रख पाएगा। आप देख सकते हो कि इसकी लाइंस थोड़ी ज़्यादा रेडियल टाइप की हैं और मुड़ रही हैं, तो थोड़ा आगे जा कर के घूम करके मुड़ रही हैं इसके अंदर। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी पड़ेंगी कि ये जो मुड़ने वाला सिस्टम है वो माइनस क्यू के ज़्यादा नज़दीक होगा। यहाँ पे थोड़ी दूर तक ये रेडियल लाइंस अपने आप को लेकर के जाएंगी क्योंकि ये ज़्यादा मजबूत है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो मुड़ने वाले यहाँ पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो पॉइंट थोड़ा आगे खिसक करके आ रहे हैं, मिड पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं। तो एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये कि अगर आप इसे 10 लाइनें दिखाते हो तो इसे 5 लाइनें दिखाओगे। तो अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो कभी भी आपको लाइन्स बनाने के लिए नहीं बोलेंगे कि आप लाइन बना के दिखाओ। वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको यहाँ पे ये पता चलना चाहिए कि इसमें स्पेशल क्या बात है यहाँ पर। तो इसमें स्पेशल यही है कि ये जो मुड़ने वाला पॉइंट है वो मिड पॉइंट से थोड़ा इधर की तरफ खिसक जाएगा, इसकी ज़्यादा चलेगी, ये ज़्यादा डोमिनेट करेगा, लाइंस ज़्यादा रेडियल बनेंगी अब के बार इसकी जो लाइंस बनेंगी, ठीक है। और उसके साथ साथ नंबर ऑफ़ लाइंस, तो अगर यहाँ से 10 तो यहाँ से 5 लाइन टर्मिनेट होंगी, ये हमें इसमें दिखाना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उसके लिए लाइंस हम किस तरीके से बनाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो जो लाइंस हैं वो लाइंस फिर इस तरीके से बनेंगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हर जगह पे कांस्टेंट है। तो जो लाइंस होंगी, लाइंस आर ऑब्वियसली कि पैरेलल होंगी क्योंकि हर जगह सेम डायरेक्शन दिखाना है आपको, और क्योंकि मैग्नीट्यूड हर जगह पे बराबर है तो कहीं पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे लाइंस नज़दीक बन जाए, कहीं पे लाइंस दूर बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लाइंस आर पैरेलल एंड एट यूनिफॉर्म स्पेसिंग। स्पेसिंग आपको यहाँ पर यूनिफॉर्म दिखाना पड़ेगा इसमें। अगर ये डी है तो ये भी डी, फिर ये भी डी, तो इस तरीके का यहाँ पर आपको स्पेसिंग इसमें दिखाना पड़ेगा, तभी ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर पाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैथमेटिकल है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया एक्स वाई प्लेन में एक्स आई कैप प्लस 2y जे कैप। वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ एन ELF, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज की इक्वेशन पता करनी है जो 1,2 से गुजर रही हो। तो वैसे तो बहुत सारी लाइन्स होंगी, हमें वो लाइन पता करनी है जो 1,2 से गुजर रही हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मान लीजिए इस तरीके की एक लाइन है यहाँ पे, तो किसी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। जैसे मान लीजिए आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता दिया इसने, और डायरेक्शन बताया तो आप देखोगे कि ये कंपोनेंट अगर EX है तो आप इसको EY बोलते हो। और एक तरीके से अगर स्लोप यहाँ पे डिफाइन करें तो स्लोप यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा EY अपॉन EX। EY एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का Y कंपोनेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का X कंपोनेंट। और जो स्लोप है आप उसको, क्योंकि मुझे कर्व की इक्वेशन निकालनी है, y और x के बीच में रिलेशन निकालना है, तो आप उसको dy/dx पे लिख लो। तो जो हमारा dy/dx है वो हो जाएगा EY/EX, और EY/EX है तो EY की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2y, और EX x कंपोनेंट कितना है यहाँ पर x। अब क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर लो x और y को एक जगह पे इकट्ठा करके। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो मैं dy/y बना लेता हूँ, y को इधर ले आता हूँ और उधर dx ले जाता हूँ, तो dx/x, और यहाँ पे 2 चल रहा था इसके साथ में, दोनों को मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ दोनों साइड में। तो यहाँ पे इंटीग्रेट आप करोगे तो इट विल गिव ln y, यहाँ पे आप इंटीग्रेट करोगे तो 2 ln x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। अब ये सारी चीज़ें डिफरेंशियल इक्वेशन में वैसे सिखाई जाती हैं बाद में आगे, इस तरीके के यहाँ पर सॉल्यूशन निकालना, लेकिन आप इसको समझ सकते हो इजली। यहाँ पे जो c है कांस्टेंट, उसको भी मैं कुछ लॉग के टर्म्स में लिख देता हूँ, जिससे कि हम लॉग की प्रॉपर्टी आगे यहाँ पे यूज़ कर पाएँ। तो इस कांस्टेंट को मैंने एक ln लैम्डा नाम के कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ln लैम्डा कांस्टेंट है यहाँ पर जस्ट, जो कि c के बराबर होगा। अब आप यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी आसानी से लगा पाओगे इसमें। तो जैसे यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ln ऑफ एक्स स्क्वायर, और फिर बाद में लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा एक्स स्क्वायर। तो अब दोनों साइड से अगर कंपेरिजन कर लो तो y इज़ इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर y इज इक्वल लैम्डा एक्स स्क्वायर हो गया। लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए हमें वो पॉइंट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कि किस पॉइंट से इसको पास कराना है। तो इट पासेस थ्रू पॉइंट 1,2,
तो आप इसमें रख लो इसको। तो अगर यहाँ पे 2 रखते हो, लैम्डा एक्स को 1 रखते हो, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2। तो इसका मतलब हमारा जो कर्व की इक्वेशन है वो यहाँ पर ही आ जाएगी, y = 2x²। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये आ जाएगा।